नमस्कार। मैं हूं अरुणेश कुमार और मोजो स्पेशल सीरीज जो हम अपनी पीएचडी के लिए कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स। और इसी सीरीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू करना है और वही एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मोजो पर ही काम करते हैं। देश के जाने माने और प्रतिष्ठित चैनल एनडीटीवी में रिपोर्टर हैं। मैं बात कर रहा हूं परिमल कुमार जी की। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए परिमल जी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपने जो कि जब पत्रकारिता शुरू की, टीवी पत्रकारिता में आप आए तो आपने ट्रेडिशनल तरीके से भी न्यूज गैदरिंग की है और वहीं आज का जो तरीका है, आपका चैनल सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है मोजो के कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रेडिशनल न्यूज गैदरिंग का प्रोसेस और मोजो के थ्रू न्यूज गैदरिंग का प्रोसेस, क्या समानताएं या असमानताएं देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर अवनेश ये चीज बताना बहुत अहम है कि शुरुआती दौर में जब ये कहा गया कि आपको मोबाइल से स्टोरीज करनी है, तो मुझे एक वाकया याद है। उस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिंदो चक्रवर्ती होते थे और मैं पहला पत्रकार था जिसको लेकर एक मेल आया कॉमन ग्रुप पे कि स्टोरी कैसे की जाती है मोबाइल से, परिमल की स्टोरी देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग है। ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में एक संकट की स्थिति थी कि मोबाइल से आप कैसे करेंगे जब आपके पास तमाम इक्विपमेंट हो, तमाम साधन आपके पास हो, कैमरा पर्सन हो, लाइव व्यू असिस्टेंट हो जिसके जरिए फीड भेजना हो, या फिर आपके पास ओबी इंजीनियर्स हो। तो एक संकट की स्थिति थी कि आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो सुबह का एक वाकया है, मैं और मेरा एक कॉलीग सौरभ शुक्ला, हम लोग बैठे हुए थे। सुबह 8 साढ़े 8 का वक्त रहा होगा। ऑनिल उस वक्त आए करीब 9 बजे के आसपास। तो हम लोगों को चर्चा करते हुए उन्होंने सुन लिया कि मोबाइल पे करने की शूट करने की बात कह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो उन्होंने बुलाया हम दोनों को और ये कहा कि देखिए ऐसा है कि 99% स्टोरीज या 99.99 स्टोरी जब ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन होता है तो मोबाइल के जरिए होता है। एक तरीके का सिटीजन जर्नलिज्म, जो आपके पास वहां के लोकल्स होते हैं वो आपको भेजते हैं और आपको उसको चैनल पे चलाते हैं। क्योंकि हम लोगों का ऐतराज इस बात को लेकर था कि क्वालिटी आखिर किस तरह की का होगा। क्योंकि कैमरे से करने जो 2.5 लाख 3 लाख का इक्विपमेंट हो उसे करेंगे और आप 14,000 15,000 या 20,000 या 50,000 के मोबाइल से करेंगे, तो दोनों के फुटेज क्वालिटी में फर्क होगा, वो चैनल कैसे चलाएगा। तो इस बात को लेकर उन्होंने हमारी जो जिज्ञासा थी उसको खत्म किया। उसके बाद उन्होंने कहा ये कि एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, बहुत फॉगी वेदर था दिल्ली में जो आमतौर पे होता है, जिसकी चर्चा कोविड से पहले हम लोग गाहे बगाहे करते रहते थे कि पॉल्यूशन की स्थिति और जो स्मॉग होता है उसको लेकर स्थिति। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा क्या कि हमारा जो एनडीटीवी का दफ्तर है वो करीब 7 महले का है, जीके 1 में। तो उन्होंने कहा कि एक कैमरा पर्सन लेके जाइए परिमल और उस पर एक प्री रख कीजिए 7वीं मंजिल पे जाके सबसे ऊपर। कैमरा पर्सन सिर्फ आपके पास इस बात के लिए होगा कि आपके मन में कॉन्फिडेंस रहे, लेकिन शूट आप ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं 7वीं मंजिल पे गया और बिल्कुल सेल्फी स्टिक लेते हुए और सारी चीजों को शूट करते हुए बताया कि किस तरीके का वेदर है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कंटेंट होता है, कंटेंट और विजुअल दोनों चीजें दिखाते हुए किया। और वहां पे कॉन्फिडेंस इस बात से आई कि उसको टीवी पे चलाया उन्होंने। तो एक कॉन्फिडेंस उस बात से उन्होंने दी कि जो मोबाइल से आप शूट करेंगे वो चल सकता है। अच्छा, सैमसंग के साथ करार बहुत बाद में हुआ है। जब एक्सपेरिमेंटल फेज था तो हम लोग जो अपने मोबाइल फोन थे, चाहे ओप्पो के मोबाइल फोन हो, सैमसंग के नॉर्मल मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, या किसी के पास और भी कंपनी के फोन हो, उसके जरिए कहा गया कि आप शूट कीजिए और वो स्टोरी जो है ऑन एयर होगी। और सबके साथ ये हुआ। लेकिन जिस वाकया का जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में की कि जिस स्टोरी को लेके उन्होंने मेल किया और बाकी लोगों को कहा कि इसको देखना चाहिए, दरअसल वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेकर बात थी कि बाकी लोग भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि मोबाइल से की गई स्टोरी टीवी पे जगह बना सकती है, उसकी संभावनाएं अपार है। और वो स्टोरी थी कठपुतली कॉलोनी, पटेल नगर के आसपास एक इलाका है जिसको लेकर बहुत विवाद रहा, उसको खाली करवाने को लेकर, और उसको मैंने मोबाइल के जरिए शूट किया था। शुरुआती दौर में बहुत सारी परेशानी आई। आपके पास गन माइक नहीं था, आपके पास जो आज कोडेक के आपके पास तरह तरह के इक्विपमेंट हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस तरह के साधन हमारे पास नहीं थे। तो हमने किया कि ये था कि हैंड्स फ्री को ऑडियो माइक के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते थे और उसके जरिए बाइट लेने की कोशिश करते थे और उसको रिकॉर्ड करते थे। इस बात को लेके शुरुआती दौर में जब मोजो को लेके बहुत प्रचलन में बातें नहीं थी, करीब 4.5 साल पुरानी बात हो गई, तो मुझे कटवरिया सराय, एक साउथ दिल्ली में इलाका है,
वहां का एक प्रकरण याद आता है। जाट बहुल इलाका है और वहां पे मैं मोबाइल से शूट कर रहा था कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो रस्साकसी का दौर होता है कि उनसे किराए वसूले जाते हैं, उनका बिजली बिल बहुत ज्यादा लिया जाता है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली बिल बहुत कम कर दिया है, फिर भी उसके बाद जो है किराएदारों को ज्यादा बिल देना पड़ता है। तो उसको शूट कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग आए, हाँ जी क्या कर रहे हो तुसी, तो डर लग गया मन में कि अब पीट भी सकते हैं, पत्रकार अक्सर पीटते भी हैं कई चीजों पे। तो हमने तुरंत आई कार्ड निकाल के दिखाया एनडीटीवी से। तो उन्होंने कहा अच्छा 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 चैनल से हो, ठीक है आप करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआती बाधा जरूर रही, लेकिन जो आपका सवाल है, भूमिका बनाने के बाद आपके सवाल पे मैं आता हूं कि इसकी बहुत सारी खूबी है। मैं अपने चैनल से 25 किलोमीटर दूर रहता हूं। जब पुराना दौर था तो हमें इक्विपमेंट लेने के लिए, यानी कैमरा पर्सन और टीम को लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिस जाना अनिवार्य था। हमारे चैनल में ये पुरानी परंपरा है कि आप जाएंगे, कैमरा पर्सन आपको अलॉट होगा, गाड़ी अलॉट होगी, इक्विपमेंट आपके साथ आएगा, और वो टाइम टेकिंग था। आप घर से उस जगह पर तक जाते थे, अपने ऑफिस तक, वहां सारा इक्विपमेंट लेते थे, और तब कैमरा पर्सन के साथ जो टीम वर्क की बात होती है, जो अब वन मैन आर्मी शो हो गया एक तरीके से, उसको लेकर आपको सारी चीजें लेके तब निकलना होता था। शाम के वक्त में आप आते थे चैनल, उस फीड को ट्रांसकोड करना पड़ता था। पुराना दौर तो और भी बहुत जटिल था, जब मिनी डीवीसी का दौर था, टेप वाला दौर। चिप वाले दौर में वो जल्दी हो जाता था ट्रांसकोड, लेकिन आपको आके ट्रांसकोड करना होता था, उस फुटेज को रखना होता था सिस्टम में ताकि आप एडिट कर पाए। आज वो स्थिति नहीं है। पहली चीज आपने समय की बचत की। दूसरी नंबर चीज ये कि समय की बचत के अलावा आप रियल टाइम में फीड भेज सकते हो। आपको पार्लियामेंट नहीं जाना है जहां पे आपकी ओबी खड़ी है, आपके पास अगर लाइव व्यू नहीं है तो, या लाइव व्यू इंजीनियर को आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, ऑन कर लेना है इसको, मुझे फीड भेजनी है, राइट। आप खुद के मालिक खुद हो, आपको कब कोई फीड भेजनी है वो आपको पता है। दूसरी नंबर चीज, मतलब आपने उसमें भी वक्त बचाया। तीसरी नंबर चीज ये कि कई कैमरा पर्सन ऐसे थे जिन्होंने पुराने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ काम किया था, तो उनको छोटी छोटी स्टोरी, कोई स्टोरी छोटी नहीं होती टीवी में, फिर भी मैं छोटी छोटी स्टोरीज इसलिए कह रहा हूं कि वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई, मंडी में सब्जी महंगी है। अगर जिन्होंने अफगानिस्तान, काबुल या फिर अमेरिका शूट किया है, उनके लिए बहुत छोटी स्टोरी हो गई, और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ किया है, तो टेम्परामेंट मैच नहीं करता कि आपके टेम्परामेंट के साथ वो शॉट्स ले पाए। तो आप इस मामले में फ्री हो कि आपको कितने शॉट्स लेने हैं, कब आपको ऑन करना है, ये आपको पता है, राइट। तो आपने तो ये इसमें भी आपने बताया टीम वर्क को लेकर। बिल्कुल, आपने खूबियों का जिक्र कर दिया, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ खामियों की भी बात हो जाए। आपके चैनल में काफी संख्या में, बड़ी संख्या में, जैसा कि हमें पता चला है कि कैमरा पर्सन्स को सिर्फ इसी वजह से निकाला गया है क्योंकि अब रिपोर्टर्स को ही कैमरा का काम करना है, कैमरा पर्सन का काम करना है। उन वन मैन आर्मी जैसा कि आपने बताया वो सब है। तो इस ड्रॉबैक को आप कैसे देखते हैं, और इसके अलावा आपकी नजर में मोजो के मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं? देखिए यहाँ पर एक चीज, जो भी कैमरा पर्सन निकाले गए वो प्रबंधन का निर्णय था। टेक्नोलॉजी हमेशा एक दूसरे को रिप्लेस करती है। पुराने दौर की बात करें अरुणेश, तो एक वक्त ये भी था जब कैमरा मैन के लिए दो लोग होते थे, कैमरा बहुत भारी भरकम बहुत बड़ा होता था, तो धीरे धीरे छोटा होता होता छोटे साइज का कैमरा आ गया। लेकिन उस वक्त तभी गुंजाइश थी कैमरा पर्सन को लेके। आज के दौर में ये बात जरूर है कि जब टेक्नोलॉजी ने इस बात को रिप्लेस किया है, तो किसी भी तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांटेज से अलग आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, और वहां पे आपको चीजें सोचनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनकी नौकरी गई वो दुखद है, और वो इसलिए गई क्योंकि आपके पास एक विकल्प मिल गया। तो पहली चीज तो ये कि नौकरी जाना अपने आप में दुखद है, लेकिन अब भी वो कैमरा पर्सन हमारे चैनल में काम कर रहे हैं जो मोबाइल के जरिए ही काम कर रहे हैं। मतलब रिपोर्टर अगर किसी ब्रेकिंग न्यूज में जाता है तो मोबाइल से वो शूट करते हैं, लेकिन रिपोर्टर को जरूरत होती है कि कोई आदमी असिस्टेंट के तौर पे एक असिस्टेंट हो जो आराम से शूट कर पाए, या टीम वर्क में कोई दिक्कत नहीं आए, भागम दौड़ी की स्थिति हो, तो उसको लेकर कैमरा पर्सन वो भी काम करें। इनकी संख्या बहुत हद तक पहले से कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्रॉबैक की बात करें तो बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं जिनको समय के बाद हो सकता है कि आने वाले वक्त में दूर भी किया जाए। पहली चीज तो ये कि आपके कैमरा बंद नहीं होते थे जब गर्मी का मौसम होता था, वो नॉन स्टॉप रोल होते थे। मोबाइल की बात करेंगे तो गर्मी के मौसम में खास तौर पे 10 मिनट 15 मिनट के ड्यूरेशन के बाद ये मोबाइल फोन खुद ब खुद बंद हो जाता है, आपको दिक्कत आती है। दूसरी नंबर चीज ये कि एक रिपोर्टर के लिए कई मौकों पे ये होता है कि आप संबंध बनाए किसी अधिकारी से। जब आपके सहयोगी अधिकारियों से संबंध बना रहे होते तब आप शूट कर रहे होते हैं एज ए कैमरा पर्सन।
तो आपको संबंध बनाने का वक्त नहीं मिलता है, आपको वो संबंध डेवलप करने का वक्त नहीं मिलता है, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि रिपोर्टर का जो असली संसाधन है वो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। वो कॉन्टेक्ट्स आप डेवलप उस वक्त नहीं कर पाते। आपको एक आम आदमी बनना पड़ता है, जिसमें बैग पे, कंधे पे एक बैग हो, भारी भरकम बोझा लटका हुआ हो, खाने का सामान उसी में हो, आपके पास कोई गाड़ी नहीं हो, ओला उबर से आप करके जाते हैं, लेकिन आपको न्यूज आपको डिलीवर करना है, तो आप वो उन चीजों से अलग हो जाते हैं। आप अपने आप को मान लेते हैं कि ठीक है भैया, हमें स्टोरी करनी है, तो हमें स्टोरी खुद से करनी है, क्योंकि कैमरा पर्सन हम ही है। तो आपको इन सब मामलों में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। संबंध डेवलप करने की बात हो, सुख सुविधा की बात हो, बिल्कुल। बाकी लोगों को देख के आप अगर परेशान होंगे तो आपके पास परेशानी की बहुत सारी वजह हो लेकिन सकती है। परिमल जी, यहाँ पर तो एक वो सवाल चीजें नहीं। क्वालिटी का भी तो है। जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप 2-3 लाख का जो एक प्रोफेशनल कैमरा होता है उससे शूट करते हैं तो उसकी क्वालिटी और 15-20 हजार 50 हजार के मोबाइल की क्वालिटी में क्या अंतर होता है, ये आपने ऑलरेडी बता दिया। मेरा इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा अगला सवाल ये है कि न्यूज गैदरिंग के प्रोसेस में आप एज ए रिपोर्टर हैं, आपका काम है जिसको लाइन अप किया उनके साथ बाइट लेना, विजुअल्स लेना, बात करना। लेकिन जब आपके ऊपर आपको एडिटिंग की भी जिम्मेदारी आप पे डाल दी गई, यानी न्यूज प्रोडक्शन की भी, प्लस आपको कैमरा पर्सन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर डाल दी गई, आपको एक तरीके से वन मैन आर्मी बना दिया गया, और इसको कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के नाम से जोड़ा जा रहा है कि चैनल वाले नहीं चाहते कि हम 10 लोगों को रखें, एक वीडियो एडिटर, एक प्रोड्यूसर, एक ये एक वो, उससे अच्छा है कि एक बंदे को रख लो और कर लो। अगेन ये टेक्नोलॉजी वाला ही काम है। तो मेरा सवाल इसमें यह है कि न्यूज गैदरिंग से लेकर न्यूज प्रोडक्शन के प्रोसेस में मोजो कितनी हेल्प करता है और इसके चैलेंजेस क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं क्योंकि एनडीटीवी में हूं और मैं मोजो करता हूं, इसलिए मैं पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अवनेश, कि पुराने दौर में क्या होता था कि जब आप कैमरा पर्सन के साथ जाते थे, तो 2 मिनट की स्टोरी के लिए कैमरा पर्सन 45 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड करते थे। आज आप वो नहीं करते। आज आप 5 मिनट की फुटेज लेते हैं, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखना है, आपको पता है। पुराने दौर में ये होता था, कैमरा पर्सन के मन में ये डर होता था, कैमरा रोल किए हुए चल रहा है, फीड, एडिटर ये ना कहे, वीडियो एडिटर, कि कोई शॉट्स रह गया। लेकिन आज आपको पता है कि आप स्टोरी किस एंगल पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रिप्टिंग आप खुद करते हैं, शूट आप खुद करते हैं, वॉइस ओवर आप खुद करते हैं, और कई मौकों पे मैं उन गिने चुने पत्रकारों में हूं कि एनडीटीवी में मोबाइल पे एडिट की गई स्टोरी मेरी ऑन एयर हुई। तो मुझे इसमें फायदे ही फायदे नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परिमल घर पे है और हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करता है। आज कोई रिकॉर्ड बन गया। तो पुराने दौर में क्या होता था कि आपने खबर किया और आपका पीटीसी नहीं गया, जो चैनल में एक अनिवार्य अंग होता है, जिससे आपकी पहचान होती है, जो एक एलिमेंट होता है। आज आप गाजियाबाद में रहते हुए वो खबर जरूर लिख रहे हैं, आपके पास अलग अलग सोर्स से खबर आ रही है, लेकिन आप पीटीसी यहां से कर सकते हैं। आप बिहार गए, बिहार में आपको दरभंगा से हैं, आप दरभंगा में आपको कोई खबर दिखी, गड़बड़ी दिखी, या ट्रेन के अंदर कोई गड़बड़ी दिखी, चैनल आपको रोकेगा टोकेगा नहीं कि आपने क्यों खबर किया। पुराने दौर में क्या होता था कि आप दरभंगा गए तो पटना से आपको टीम बुलानी होती थी, तब तक वो खबर मिस हो जाती थी। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैनल में, और आज आपके पास वो इक्विपमेंट आपके पास है, मोजो और किट आपके पास है, आप जब चाहें आप खबर कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 16 साल की पत्रकारिता के बाद आपके पास कम से कम ऐसा अनुभव जरूर हो जाता है, जब आप इस बात को तय कर पाए कि कौन सी चीज खबर है, कौन सी नहीं है, तो आपके काम को बहुत हद तक आसान किया है मोबाइल ने। और दूसरी नंबर चीज ये कि जहां तक आप कंटेंट की बात करेंगे या क्वालिटी की बात करेंगे, तो आज आप अगर किसी आम आदमी से पूछ लें कि एनडीटीवी में खबर चल रही थी, वो किससे किया गया था, वो नहीं बता पाते, क्योंकि जो हमारे कैमरे हैं वो ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो मोबाइल से किया गया है या वाकई बड़े वाले कैमरे से किया गया। तो आम आदमी के बारे में, जो आम आदमी आपका व्यूअर है, वो तय नहीं कर पाएगा कि इसकी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आपने न्यूज गैदरिंग के बारे में बताया, न्यूज प्रोडक्शन के बारे में बताया, लाइव देने में भी मोजो काफी हेल्प करता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूज प्रेजेंटेशन की। न्यूज गैदरिंग, न्यूज प्रोडक्शन और के बाद अब न्यूज गैदरिंग। आपके चैनल में ऐसा हमने सुना है कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ बुलेटिन ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल के थ्रू ही वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो न्यूज एंकरिंग के लिए आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर जो स्टूडियो का सेटअप होता है, मल्टी कैम सेटअप, मल्टी लाइटिंग सेटअप, और एक मोबाइल के थ्रू उसको एंकरिंग करना, स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कितना मतलब हेल्पफुल आपको लगता है या इसके भी कुछ चैलेंजेस है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त पहले से मैंने भी एंकरिंग करनी शुरू की है, और एंकरिंग का मौका दिया जाता है हमारे यहाँ रिपोर्टर्स को भी।
जहां तक आप स्टूडियो की बात कह रहे हैं, तो मोबाइल एक जिस तरीके का आप इसको कैमरा मानिए, स्मार्टफोन के कैमरा के तरीके पर अगर आप ट्रीट करें तो बहुत कुछ आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मुखातिब हो रहा हूं, आपसे बातचीत हो रही है, वो मोबाइल के जरिए हो रही है। तो एंकरिंग भी कमोवेश ऐसा ही है, जब मोबाइल के जरिए आप शूट कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए आप चीजों को बता रहे हैं, तो उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर अगर आप कहेंगे या एक कॉमन आदमी से भी पूछेंगे कि बड़े वाले कैमरे से 2.5 लाख 3 लाख का कैमरा हो और मोबाइल हो, क्वालिटी ऑब्वियसली कैमरे की अच्छी आएगी, लेकिन आप एक नई संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए आयाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में आप आगे भी बढ़ रहे हैं। और सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप आज तक हो, न्यूज 18 इंडिया हो, न्यूज 24 हो, ये तमाम लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने रिपोर्टर्स को। और कई मौकों पे जो चैनल अभी तक नहीं आए हैं, या न्यूज नेशन या बाकी लोग, वो कई मौकों पे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जहां पे उनको लगता है कि वो फुटेज भेजना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास कैमरा पर्सन नहीं है या टीम नहीं है, तो आपने मोबाइल से शूट करके भेज दिया। कोविड पैंडेमिक में मोबाइल जर्नलिज्म ने अपने आप को एक नई पहचान दी, एक नई सिरे से पहचान दी है, जहां पे आप अलग अलग तकनीक के जरिए, जूम के जरिए हो, स्काइप के जरिए हो, लाइव करते हुए नजर आए, गेस्ट को जोड़ते हुए नजर आए, बाकी चीजें होती हुई नजर आई। तो यहां पर अगर संभावनाओं की बात करें मोबाइल के जरिए, तो कहीं पे संभावनाओं कोई कमी नहीं है। एक आदत सी बन जाती है, जब कैमरे से आप कर रहे हैं तो आपकी एक आदत में शुमार हो जाता है। जब आपको ये करना होता है, तो पुराने लोगों को अब भी तकलीफ होती है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बड़े वाले कैमरे से और टीम के साथ वो किया है। यहाँ पे आपको सब खुद से करना है, सेल्फी स्टिक निकालना है, ऑडियो देखना है, एमसीआर से कनेक्ट होना है, लाइव करना है, तो तमाम चीजें आपको खुद देखनी है। यंग एनर्जेटिक लोग जो आज की पीढ़ी है, वो इसमें साथ दे रही है और वो आराम से कर रही है। सिर्फ नौकरी बचाने की बात अगर होती है उमेश, तो मुझे 4-5 मौके ऐसे जहां पे मुझे अवार्ड मिला, मुझे नौकरी बदलनी होती तो बदल के चला गया होता। मैं कुछ दिन के लिए एकेडमिक्स में गया, शायद मैं एनडीटीवी दोबारा नहीं आता, क्योंकि मोबाइल करना है, मैं क्यों आऊं, मैं आज तक जाऊंगा, मैं बाकी चैनल में अप्रोच करूंगा। और इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं, जब आपके पास अनुभव हो जाता है तो अब संभावनाओं की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने प्रेफर किया कि मैं यहाँ आऊं, जो चीजें मैं कर रहा था वो शायद बेहतर तरीके से कर रहा था, उसको करने की जरूरत है। यही बड़ी वजह है कि इतने सारे अवार्ड, एकेडमिक्स में जाने के बाद फिर वापसी, यही वजह है कि मैं एनडीटीवी में, कोई थोपा हुआ चीज नहीं है। शुरुआती दौर में ये जरूर लगा कि थोप दिया गया, अब वो चीजें नहीं, आप सहज हो चुके हैं। आप घर से निकलते हैं, सेंट्रल दिल्ली पहुंचते हैं, आपको स्टोरी पे कहीं निकलना है, आपको गाजियाबाद निकलना है, आप गाजियाबाद में सीधे घर से निकल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप शूट कीजिए, स्टोरी भेज दीजिए फटाफट। आपको इक्विपमेंट इशू करवाने में लंबा वक्त होता था। तो वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे वो उस भ्रम को मोबाइल जर्नलिज्म ने तोड़ा है कि आप बड़े वाले कैमरे से शूट कर सकते हैं, उसी से क्वालिटी अच्छी आती है, उसी से प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये सारे भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं और बाकी चैनल्स भी इस कतार में जरूर आगे आएंगे। बिल्कुल। तो इस मामले में जो है मोजो के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, या यूं कहें प्रमोट करने में, आपके चैनल ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उसी ने दरअसल एक तरीके से शुरुआत की है, अब उसको धीरे धीरे बाकी के न्यूज चैनल्स भी फॉलो कर रहे हैं। अब मैं अगला सवाल मेरा इसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जुड़ा हुआ मोबाइल से ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्मार्टफोन ने बहुत प्रमोट किया है। और आजकल एक अलग डिबेट चल रही है कि दरअसल सिटीजन एडवोकेट्स नहीं होते, सिटीजन डॉक्टर्स नहीं होते, सिटीजन टीचर्स नहीं होते, तो सिटीजन जर्नलिस्ट आप उनको क्यों कहे, उनको कंटेंट क्रिएटर्स कह दीजिए या कुछ और नाम दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की या जर्नलिज्म के लॉज एथिक्स से वो अवेयर नहीं है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि मोजो ने सिटीजन जर्नलिस्ट के कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रॉन्ग किया है या वीक किया है आपकी नजर में? और दूसरा, उनको संज्ञा क्या दी जाए, सिटीजन जर्नलिस्ट की या फिर कंटेंट क्रिएटर? देखिए, इसमें मैं बहुत विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा, लेकिन कुछ वक्त पहले की बात है, जब न्यूज 18 इंडिया ने एक पूरी वैकेंसी निकाली कि आप सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं और आप कांटेक्ट कीजिए, आपके पास मोबाइल, आपके पास कोई जर्नलिज्म की डिग्री की बात नहीं। एबीपी की बात अगर मैं करूं, तो अब भी एबीपी उन बच्चों को हायर करता है जो डीओ में आमतौर पे एक सामान्य स्टूडेंट होते हैं। देखिए, कंटेंट चैनल पे क्या जाएगा, वो चैनल में बैठे लोग डिसाइड करते हैं। पहले ऐसा नहीं कि आपने जो भेजा वो सीधा ऑन एयर हो गया, उसको लोग देखते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत है। अच्छा, 9 महीने की पत्रकारिता जो हमने आईआईएमसी से की, पीजी डिप्लोमा कोर्स, और 3 साल का बैचलर, मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता पढ़ने की चीज है। पत्रकारिता करते करते आप सीखते हैं। अगर आपको अखबार पढ़ने में रुचि है, आपको चैनल देखने में रुचि है, आपको बीबीसी सुनना पसंद पड़ता है या रेडियो आप सुनते हैं,
तो आप पत्रकार बन सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एथिक्स की बात है, एथिक्स को लेकर अगर बात करें तो वो चैनल भी डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट ऑन एयर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे पत्रकार भी कुछ लेते हैं, कभी कैप्चर करते हैं, तो उसमें भी कई तरह की खामियां होती है जिसको चैनल रोकता है। तो आप उसको कंटेंट क्रिएटर कहें या सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं, तो कहें, उसमें लेकिन आप लोग तो इस बात को प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो गए ना। यहाँ पर दरअसल हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है कि देश के में लगभग लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है, और कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसका लोग विजुअल्स वीडियो बनाने लग जाते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। कई बार वो खबर सही भी होती है तो कई बार फेक भी होती है, क्योंकि फेक न्यूज एक देखिए, बहुत मैं बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम अगर है। चैनल की और बात करूं, ऐसे अगर वो में चैनल के साथ मोजो के थ्रू अगर कोई सोशल मीडिया यूजर है जो जर्नलिस्ट नहीं है, जो न्यूज को उतने अच्छे से नहीं जानता है, समझता है, लेकिन मान लीजिए उसने कोई वीडियो आगे भेज दिया, फिर उसके आगे पहुंच गया और वो फेक निकला। इसलिए यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सिटीजन जर्नलिस्ट को कहना सही है या नहीं सही है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ भी वो देते हैं वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरह नहीं, एक कॉमन व्यूअर की तरह देते हैं। और आपको इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है अपनी रिसर्च में कि उनको कहना क्या चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास तो एक गाइडलाइंस है, एक बकायदा गेट कीपिंग थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जहां पर आप डिसाइड करते हैं सीनियर्स लोग कि कौन सा कंटेंट ऑन एयर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अरुणेश, मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा कि आप नेशनल चैनल की बात कर रहे हैं, जो लोग कंटेंट भेज रहे हैं नेशनल चैनल में, नहीं नहीं, उनको सिटीजन मेरा जर्नलिस्ट। सवाल सिटीजन लेकिन जो जर्नलिस्ट लोग से सोशल रिलेटेड मीडिया था। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के ऑपरेट कर रहे हैं, या वो अपने तरीके से कंटेंट उस पे क्रिएट कर रहे हैं या दे रहे हैं, उनको सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं कहा सकता, उनको कंटेंट क्रिएटर कहा सकता, क्योंकि वहां पे कोई मापदंड नहीं है। अभी आपको इलाहाबाद का एक वाकया अगर याद हो, इस पे चर्चा भी, बहस भी हुई थी कि गाय ऑक्सीजन लेती है, गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है ना। तो कई लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे डाला था। जज साहब ने इनफैक्ट कह दिया था कि गाय ऑक्सीजन लेती है, उन्होंने वर्डिक्ट में सुनाया था कि गाय ऑक्सीजन लेती है, गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है, तो गाय को जो है वो नेशनल पशु करार दे घोषित देना किया चाहिए। जाए। तो कई चीजें ऐसी हैं जो लोग सोशल मीडिया पे अपने तरीके से कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, और वहां पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जिसपे आप गेट कीपिंग की बात कह रहे हैं या एथिक्स की बात करें वो लागू होती है। तो उनको कंटेंट क्रिएटर कहने में कोई एतराज नहीं है, उनको सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एथिक्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ना ही उन्होंने उसकी पढ़ाई की। जी, तो अब हमारा अगला सवाल इस बात पर है कि डिजिटल जर्नलिज्म को स्मार्टफोन ने कितना प्रमोट किया है, या स्मार्टफोन के थ्रू आप जैसे जो लोग बड़े चैनल में जॉब करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई एक छोटा सा यूट्यूबर है जो न्यूज बना रहा है, न्यूज के प्रोग्राम्स बना रहा है, या उसका जो भी कंटेंट है, लेकिन वो सब कुछ मोबाइल से ही करता है। ब्लॉग बना रहे हैं, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों से बातचीत मोबाइल से कर रहे हैं, और अपने जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, और उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं जहां पर मैक्सिमम जो काम होता है वो मोबाइल के थ्रू होता है, चाहे वो विजुअल्स की रिकॉर्डिंग हो, या न्यूज गैदरिंग हो, या इवन एडिटिंग हो, और प्रेजेंटेशन भी। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में स्मार्टफोन की भूमिका क्या है, और दूसरा इसी से जुड़ा, क्या उनके लिए कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि एनबीए ने हाल ही में अपना नाम तो बदल दिया, लेकिन एनबीए में वही लोग हैं जो एनबीए के मेंबर्स हैं। और आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ऐसे में क्या सरकार के स्तर पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इस पर बारे में आप बताइए। देखिए, यहाँ पर ये जरूरी है कि आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करें, उसको देखने वाले बहुत लोग होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, एक परसेप्शन उससे क्रिएट होता है। मैं एक वाकया याद दिलाऊं कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे थी, बिहार से, छोटे से कस्बे से हैं। उन्होंने कोई यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा और कहा कि अगर 1 रुपए के नोट में अगर ये एच लिखा होता है ना, तो उसके लाख रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे है। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो चीजें वेबसाइट पे आ जाती हैं, यूट्यूब पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसको अंतिम सत्य के तौर पे देखते हैं। तो ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हो वो ऑथेंटिक हो, ताकि उसको लोग माने। तो भरोसा अगर दिखाएं या उसको माने, तो उसके पीछे कोई सच्चाई छुपी होनी चाहिए। संभावनाओं की जहां तक बात है, मतलब रेगुलेशन होना चाहिए। आप अलाय बक्कर चीज, जो भी इधर उधर की चीजें हैं, वो आप सीधे तौर पे नहीं दे सकते। उसको लेके एक रेगुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कि आप कम से कम कोई गलत चीज ना दे। वो सरकार के खिलाफ भी चीज हो, ऑथेंटिक हो, उसकी एक निगरानी जरूर होनी चाहिए। जैसे हम लोग भी कोई खबर करते हैं,
हम लोग अंतिम सत्य नहीं है कि हमने रेलवे की कोई खबर दिखाई और हमने अपने 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 मर्जी से कुछ लिख दिया। हमें भी रिजॉइंडर आ सकता है अगर हमने कुछ गलत लिखा है। तो एक निगरानी की बात तो जरूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो उनके बीच में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। दूसरी नंबर चीज ये कि आपको इंडिपेंडेंट बनाया है डिजिटल पत्रकारिता ने। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये कि मैं बिहार में छोटी सी जगह से हूं। जब मैंने पत्रकारिता की थी 16 साल पहले, तब मुझे नहीं पता था कि वहां पर क्या स्कोप है। मुझे सिर्फ स्कोप के तौर पे दिखता था कि कुछ एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान जो रीजनल छपता है, या फिर भास्कर भी उस वक्त में नहीं था, कुछ गिने चुने प्रभात खबर वगैरह थे बिहार में। आज के दौर में दरभंगा, जहां से मैं हूं, एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी यानी लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया पे होंगे। आज एक कोई जामिया मिलिया इस्लामिया या आईआईएमसी या डीयू से पत्रकारिता किया हुआ कोई शख्स चाह के यहां से जाके अगर वहां कोई करियर बनाना चाहता है यूट्यूब पे और वहीं की चीजें देता है, जिसकी गुंजाइश बहुत हद तक है, इसलिए पेपर आज भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं। रीजनल पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर कंटेंट उस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे धन भी कमा सकते हैं और वहां की चीजों को भी बता सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल चैनल में स्कोप नहीं रह गया कि आपकी लोकल चीजों की खबरें आए, लेकिन आपकी आबादी वहां भी है। आपकी आबादी ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा हो गई वो देखना चाहे, वो ये जरूर देखना चाहिए कि दरभंगा में वाटर लॉगिंग की समस्या है, यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए, यहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा ट्रेनें देनी चाहिए। तो वो एक माध्यम के तौर पे हो सकता है। वो अच्छा कौन कर सकते हैं? वो अच्छा वो कर सकते हैं जिसके पास एक्सपोजर है, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके जाए, जिसकी समझ बहुत अच्छी है। वो लोकल स्तर पे भी करना चाहेगा, मिथिलांचल के स्तर पे भी। तो आपने 3-4 जिलों को जोड़ लिया, आबादी बहुत बड़ी हो गई जो सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में। उन्हें आपको भी पता है कि आज के दौर में सब्जी वाले के पास भी स्मार्टफोन है जो देखता है यूट्यूब, है ना? बिल्कुल। वहां पे आपने कंटेंट क्रिएट करके दिया, पैसे भी कमा सकते हैं, उनकी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। वहां की जो जरूरतें हैं, वहां जो सुधार होना चाहिए, उसकी भी कहानी बता सकते हैं। जो कुछ अच्छा हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए ये तो इसकी अब गुंजाइश जो है ना बहुत बिल्कुल ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, यानी स्मार्टफोन ने एक तरीके से जो है एक नए द्वार खोल दिए हैं पत्रकारिता के लिए भी। नए जो इमर्जिंग टैलेंट है जो मीडिया में आना चाहता है उनके लिए भी। अब जरूरी नहीं है कि वो जो है जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि हमें अखबार में या टीवी में काम करना है, अब ऐसा नहीं है। आप डिजिटल में भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। चलते चलते आखिर में आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके चैनल में तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग 90% मोजो के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। बाकी चैनलों ने भी अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत की है। ऐसे में मोजो का फ्यूचर आप कितना ब्राइट देखते हैं, और आने वाले समय में कितने साल में, 5 साल 10 साल में आपको क्या लगता है कि इंडियन टीवी न्यूज इंडस्ट्री क्या पूरी तरह से मोजो पर डिपेंडेंट हो जाएगी, या ट्रेडिशनल जो तरीका है न्यूज गैदरिंग का, न्यूज प्रेजेंटेशन का, वो भी रहेगा? देखिए, ट्रेडिशनल तरीके को हम इनकार नहीं कर सकते रमेश, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, हाफ एन आवर का प्रोग्राम होता है, आप रैली कवर करते हैं, या आप किसी बड़े लीडर का इंटरव्यू करते हैं, वो चीजें बहुत दिक्कत है कि मोबाइल के जरिए आप कर पाए। कैपेसिटी होती है, उसको भेजने की चुनौती भी होती है। आप 2 मिनट 5 मिनट की स्टोरी जिसे आसानी से भेज सकते हैं, यानी न्यूज रील में आप इसकी गुंजाइश देख रहे हैं। लेकिन जब कुछ अलग करने की बात होती है, जब ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन होता है, दिल्ली दंगों की बात हुई, वहां पे हम भी मोबाइल से नहीं कर रहे थे शूट, वो मुमकिन नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा था, आप चीजें उतनी ज्यादा कर नहीं सकते थे, आप भागदौड़ उतनी ज्यादा नहीं करते। तो आप ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मीडिया को पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इसकी संभावना जरूर बनी है और 5 साल में वो बदलाव दिखेगा। क्योंकि जहां तक न्यूज की बात है, 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट की न्यूज की बात, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मोबाइल से नहीं कवर कर सकते। आपको एजेंसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या बड़े वाले कैमरे का सेटअप आपको लगाना ही पड़ेगा, और उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या रेल मंत्रालय का कोई प्रेस ब्रीफिंग हो रहा हो, तो आपके पास एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेडिशनल मीडिया को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता जो पुराने माध्यम है, लेकिन मोबाइल जर्नलिज्म को लेके स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें कोई कोई कहीं से कोई इनकार नहीं है। और आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, हम भी रहेंगे, हमारी आपकी बातचीत भी होती रहेगी कि ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, और वो बाकी चैनल्स भी आएंगे जिन्होंने शुरुआत जरूर की है ट्रेनिंग देने को लेकर, रिपोर्टर को सहज बनाने को लेकर, मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग को ऑन एयर करने को लेकर। तो आने वाले वक्त में इसकी गुंजाइश ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो पुराने दौर की पत्रकारिता है मोबाइल वाली, सॉरी कैमरे वाली, वो खत्म होती हुई नजर आनी कि आप उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ये कहीं से मुमकिन नहीं।
ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, यानी एक तरीके से कन्वर्जेंस जर्नलिज्म का जो है स्कोप बढ़ता जाएगा। तो अब चलते चलते आपसे चाहेंगे कि संक्षेप में आप ये बताइए कि जब हमारी कंट्री में 90s के दौर में आपने अच्छे से देखा है कि टीवी नया नया आया था, टीवी के न्यूज चैनल्स नए नए आए थे, तो कई लोगों ने ये भविष्यवाणी की थी कि अब तो जो है लोग अखबार पढ़ेंगे नहीं, अखबार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उसके विजुअल्स दिखाई देते हैं और आज की खबर आपको आज ही मिल जाती है, जबकि न्यूज़पेपर में आपको कल मिलती है। आप सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल जर्नलिज्म का दौर है, मोजो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में टीवी न्यूज मीडिया के लिए ये शुभ संकेत होंगे या फिर खतरे का सिग्नल है? खतरे का सिग्नल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आम आदमी भी कोई भी खबर देखना हो, आपके पास तरह-तरह के सोशल मीडिया साइट्स हैं, चैनल्स आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप कम पैसे में देख सकते हैं, जहाँ पे आप कहीं बाहर भी हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप उसमें आराम से देख लीजिए न्यूज़ पे। आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है कि 7 बजे का बुलेटिन वहीं जाके देखना है। वो संभावनाएँ खत्म हो रही है रमेश, आप भी देखेंगे और आप अपने परिवार में भी बात करेंगे या मैं अपने परिवार में बात करता हूँ, तो मोबाइल पे वो चीज़ें लोग आराम से देख रहे हैं आसानी से, बहुत कम पैसे में। तो वो टीवी वाला जो दौर है कि टीवी पे ही न्यूज़ हम देखेंगे, वो चीज़ें खत्म होती हुई नज़र आ रही है। नहीं, तो इसी इसका मामले मतलब में क्या जो आप ये आपने कहना चाह कहा रहे कि हैं कि अखबार टीवी को न्यूज लेके, चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे? क्या टीवी न्यूज मीडिया टीवी एग्जिस्ट नहीं देखने वालों करेगा, की क्या तादाद ऐसा घट कुछ? जाएगी। देखिए अभी अखबार बहुत संकट के दौर से गुज़र रहा है। क्यों गुज़र रहा है? क्योंकि आपको वो तमाम खबरें आप मोबाइल पे देख रहे हैं। आप कम पैसे का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। मुझे वो दौर भी याद है, जब अखबार हम हिंदू हिंदू अखबार लेने के लिए दरभंगा जैसे छोटी जगह में आपको 1 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। 1 दिन देरी से वो पहुँचता था दिल्ली से, तब भी आप इंतज़ार करते थे। आज वो इंतज़ार खत्म हो गया। आपको मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से वो खबरें अपडेट आपके पास आते रहती नहीं, हैं। तो और क्या ये भी मोबाइल तो हो ऐसा नहीं है सकता कि है बहुत इसमें महँगी कि चीज़। टीवी न्यूज़ चैनल के दर्शक अपनी जगह पर हैं, तो जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए टीवी भी अवेलेबल रहेगा, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू खबर पढ़ते हैं उनको उसके थ्रू भी मिल जाएगा। तो ये सारे जो अलग-अलग माध्यम है, ये एक-दूसरे के सहयोगी के तौर पर भी तो डेवलप हो सकते हैं। या ज़रूरी है कि वो प्रतियोगी बनेंगे और वो उसको ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं अब डिजिटल आ गया तो टीवी खत्म, डिजिटल आ गया तो न्यूज़पेपर खत्म। क्योंकि वो लोग भी तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अब आज न्यूज़पेपर आप ई-पेपर के थ्रू पढ़ सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये सब सारे माध्यम कन्वर्जेंस के रूप में एक-दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे या फिर आपको लगता है कि ओवरलैप कर जाएँगे? नहीं, अब तो जैसे 90s में कहा गया था कि टीवी आ गए, अखबार खत्म हो जाएँगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब आप ये कहना सही होगा कि अब डिजिटल आ गया है, डिजिटल जर्नलिज़्म आ गया है, तो जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो खत्म हो जाएँगे? देखिए, आप अखबार की बात कर रहे हैं बार-बार। अखबार खत्म नहीं हुआ, लेकिन अखबार के रेवेन्यू को आप देख लीजिए, आपको पता हाँ, चल जाएगा वो कि अखबार बिल्कुल का डाउन रेवेन्यू हुआ है। किस तरीके से घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि उसके पाठक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मोबाइल पे वो चीज़ें पढ़ने लगे। वो खरीदना उचित नहीं समझते कि सुबह 7 बजे वेंडर आएगा या 8 बजे आएगा तो उसका इंतज़ार करेंगे। वो चीज़ें उनके पास आ गई। मेरे पिताजी हैं, वो अखबार ही पढ़ते हैं, वो मोबाइल पे नहीं देखते हैं। हुँ, मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, परिवार में लोग होंगे, वो बाहर हैं, तो कई बार पुराने दौर में ये होता था कि 9 बजे की खबर देखनी है मुझे, तो घर हुँ, पहुँचना ज़रूरी है। आज वो पहुँचने की जद्दोजहद नहीं है। मोबाइल भी इतने खराब नहीं है कि आपकी आँखों को परेशान करें। हुँ, तो हुँ, आपके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डिजिटल जो पत्रकारिता है, डिजिटल जो इसको प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपका रेवेन्यू लेगा। आपका रेवेन्यू कहने का मतलब कि टीवी का रेवेन्यू जो है, वो उससे घटेगा। वो उसपे चीज़ें उस तरीके से दर्शक नहीं रह जाएँगे, क्योंकि उनको बंध के रहना पड़ता है घर में उस वक़्त। हुँ, हुँ, और बिल वो जहाँ पे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से वो चीज़ों को देखेंगे, तो एक असर ज खत्म नहीं होता है कोई चीज़। हाँ, लेकिन उसमें कमी आ जाती है, तो उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि नए मीडियम ने, नए माध्यम ने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की है या नए बिल्कुल। पे ट्रैफ़िक ज़्यादा हो गया है। हाँ, अभी तो भी ये देखेंगे तो स्मार्टफ़ोन के दौर में भी ऐसे लोग हैं, जो नोकिया 1108 या पुराने दौर वाला मोबाइल फ़ोन भी रखते हैं। तो 3310 वो खत्म नोकिया नहीं हुआ है। 3310 नोकिया 3315 यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया स्मार्टफ़ोन ने। बिल्कुल और अब तो मुझे आने लगता है वाला कि दौर भी स्मार्टफ़ोन ऐसा ने ही है। नोकिया की मार्केट को ही खत्म कर दिया। हालाँकि वो एक अलग विषय है कि एक ज़माने में नोकिया जब हम और आप कॉलेज में थे, आपको पता ही है कि नया-नया हमारे यहाँ पे मोबाइल आया था, तो नोकिया को कितनी उसकी ब्रांड वैल्यू थी। मतलब कितना ज़्यादा बिल्कुल। मार्केट में उसका शेयर था और आज की तारीख में नोकिया स्मार्टफ़ोन मार्केट में बहुत डाउन है। या बल्कि आपका कहना सही है कि लगभग खत्म ही है, क्योंकि रिप्लेस कर दिया है। तो उसी तरीके से मीडिया में भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि डिजिटल जर्नलिज़्म बिल्कुल फूलेगा-फलेगा
क्योंकि यूथ इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। और जाते हमारे जाते एक देश, चीज मैं बताना चाहता हूँ अरुणेश जी आपको, जी एक बिल्कुल। चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब आईआईएमसी का छात्र था 2005 में, तो हमारे प्रोफेसर आनंद प्रधान थे। उस वक्त बहुत ज्यादा डिजिटल इसको मतलब कुछ था नहीं, वो नई दुनिया .com करके बस एक .com मुझे यहाँ तक याद है, bbc.com या नई दुनिया.com, ये दोनों। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आने वाला दौर डिजिटल का है। तो हम लोग तब भी नहीं भाप पाए थे, समझ नहीं पाए थे कि आने वाला दौर वाकई डिजिटल का होने वाला है। आज से 17-18 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अब देखिए वो डिजिटल दौर है, वाकई डिजिटल दौर है। बिल्कुल है। डिजिटल में जितने लोग हैं वो आपको तुरंत आपने खबर भेजी और आपकी खबर पब्लिश हो गई, और लोगों को जिसकी खबर आपने की आप उसको भेज दीजिए, वो भी खुश हो गया, आपके सोर्स के तौर पे बना रह गया कि उसकी बात आ गई। उसको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं उसको, और वो हमेशा के लिए उस जगह पे मौजूद होगी। आप जब भी लिंक डालेंगे वो चीजें रहेगी। मतलब आपके पास अखबार में पुरानी चीजें सर्च करने के लिए आपको आज भी जद्दोजहद करना पड़ता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो पुरानी चीजें पड़ी हुई, तो आप कभी भी बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिल्कुल। और संभावनाएं अपार हैं डिजिटल को लेकर। संभावनाएं अपार हैं और चुनौतियां भी अपनी जगह पर हैं, वो एक अलग फैक्टर है। क्योंकि एक देखा जाए तो ये नजरिए की बात है। पहले जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन होते थे उनको रिपोर्टिंग का स्कोप नहीं बनता था, लेकिन आज के दौर में अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट किया है तो, और उनको न्यूज सेंस भी है, टेक्नोलॉजी की समझ भी है, तो वो कैमरा पर्सन से रिपोर्टर भी तो बन सकते हैं। वो भी तो मौजों देखिए के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल है शारिक रहमान खान। हम्म। आज वो स्टार एंकर के तौर पे हैं, मतलब अच्छे खासे एंकर, एस्टैब्लिश्ड एंकर। उन्होंने कैमरा पर्सन से अपनी शुरुआत की थी भारतीय विद्या भवन से पढ़ाई करने के बाद। फिर वो रिपोर्टर बने, रिपोर्टर में डेजिग्नेशन धीरे धीरे बढ़ा, आज वो एंकर है। तो ये संभावनाएं हर जगह पे बनती रहती है। संभावनाएं आपके बिल्कुल पास स्किल है बरकरार तो आप रहती हैं। चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद अपना समय देने के लिए परिमल जी। और मुझे लगता है कि आपके जो इनपुट्स हैं वो मेरी रिसर्च में बहुत काम आएंगे, और हम आपको अपनी थीसिस में एक्नॉलेज भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इनपुट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।